रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द गोल्डन आइज के 45th एंड 46th एपिसोड को एक साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे सभी साथी बौद्ध गुफा तक पहुंच जाते हैं और बौद्ध गुफा से एक नक्शे को बाढ़ लाते हैं और वो भी ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट उनसे छीनकर भाग जाता है। फिर मिस्टर फेंग क्वान की कब्र को खोजने में हीरो की मदद करते हैं और हमारे चारों बडीज फेंग क्वान की कब्र तक पहुंच जाते हैं। फिर ब्यूटीफुल लेडी हमारे चारों बडीज को बताती है कि असिस्टेंट भाग्य हो गया है और हीरो को मारना चाहता है। ब्यूटीफुल लेडी की बात पर विश्वास कर हमारे चारों बडीज उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। अब एपिसोड में आगे 45th एपिसोड की शुरुआत में हमें सभी साथियों को गुफा में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहां बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि इतना अंधेरा क्यों है भाई। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि सबसे पहले मुझे पहन बोल और दूसरा अपनी आंख के आगे से ये पट्टी हटा। फिर बेस्ट फ्रेंड अपने लाल काले चश्मे को हटाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेस्ट फ्रेंड दोबारा बोलता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी के पेट में आ गए हैं। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि इतना खराब पेट तुम्हारा ही हो सकता है। इस पर हीरो समझाते हुए बोलता है कि यह पुराने लोगों द्वारा बनाई गई पेंटिंग है और पुराने समय में इसी तरह से ही पेंटिंग बनाई जाती थी। फिर हमें कोजिमा और बॉडीगार्ड को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। तभी कोजिमा पत्थर से टकराकर गिरने वाली होती है और बॉडीगार्ड उसका हाथ थाम लेता है और कोजिमा इसी दिन का ही तो इंतजार कर रही थी कि कोई उसका हाथ थाम ले। फिर हमारा हीरो गुफा में आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे एक मानव कंकाल दिखाई देता है और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड की फटकर 4 हो जाती है। तभी हीरो बोलता है कि ये आर्कियोलॉजिकल टीम के किसी सदस्य का मानव कंकाल है और जब ये सभी फेंग क्वान की कब्र को खोजने आए होंगे तभी उनमें से एक सदस्य पर इस गुफा का एक पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई होगी। फिर यहाँ पर बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझे ये गुफा ठीक नहीं दिखाई दे रही है और हमारे ऊपर भी कभी भी ऐसा ही कोई पत्थर गिर सकता है, इसलिए हमें भी जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और हमारा बॉडीगार्ड हमेशा ही समझदारी की बातें करता है, इसलिए सभी उसकी बात मानकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हमें गुफा के बाहर ब्यूटीफुल लेडी के असिस्टेंट को भी दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों को लेकर गुफा की तरफ ही आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसके एक आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है और वह सभी वहीं पर रुक जाते हैं। तभी हमें कोजिमा के आदमियों को दिखाया जाता है जो उनको देख रहे होते हैं। तभी वह सभी प्लान बनाते हैं कि हमें इनका ध्यान भटकाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये गुफा की तरफ ना जाकर हमारा पीछा करने लग जाएं। और फिर वह सभी गुलेल से उन पर हमला कर देते हैं। तभी असिस्टेंट के आदमी उनकी तरफ भागने लगते हैं। फिर असिस्टेंट बोलता है, अरे मूर्खों, हमें उनका पीछा नहीं करना, हमें सबसे पहले गुफा की तरफ जाना है, जल्दी से गाड़ी में बैठो और चलो। और फिर सभी गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद हमारे सभी साथियों को दिखाया जाता है जो गुफा में आगे बढ़ते हुए गुफा के सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें आगे बढ़ने के लिए 8 रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ पर हीरो बोलता है कि ये 8 रास्ते 8 ट्राइग्राम्स को दर्शाते हैं। यहाँ पर हीरो आगे बताता है कि 8 ट्राइग्राम्स अपने चाइना का एक ज्योतिषी और वास्तुशास्त्र है जो प्रकृति के तत्व और शक्तियों को दर्शाते हैं, जैसे पानी, वायु, बिजली, अग्नि, पर्वत, चीले, पृथ्वी और जन्नत। तभी बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि ये गंदी बातें मुझे समझ में नहीं आती, आप तो ये बताइए कौन सा रास्ता फेंग क्वान की कब्र तक जाएगा। यहाँ पर हीरो फेंग क्वान की कब्र तक जाने का रास्ता पता लगाने के लिए अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट करता है, परंतु उसे पता लगता है कि उसकी गोल्डन आइज एक्टिवेट नहीं हो रही। और यहाँ पर हीरो कई बार गोल्डन आइज को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता और बार बार गोल्डन आइज को एक्टिवेट करने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। तभी वह सबको बताता है कि यहाँ पर मैं अपनी गोल्डन आइज को यूज नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे गोल्डन आइज को यूज करने से रोक रही है। तभी लेडी ऑफिसर बोलती है कि इसका मतलब यह है कि इस जगह को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर कोई भी फेंग क्वान की कब्र का पता लगाने के लिए अपनी गोल्डन आइज को यूज नहीं कर सकता। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है तो इसका मतलब फेंग क्वान ने एक गेम को डिजाइन किया है जिसके लिए उसने खेल के नियम भी बनाए हैं, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की चीटिंग भी नहीं कर सकते। फिर ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि जुआंग रुई, आप थोड़ी देर के लिए आराम करें, उसके बाद फिर से गोल्डन आइज को यूज करना। यहाँ पर लेडी ऑफिसर ब्यूटीफुल लेडी पर भड़कते हुए बोलती है कि तुम भी अपने पिता की तरह एक लालची इंसान हो, मैंने अभी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी गोल्डन आइज को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, फिर थोड़ी देर आराम करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी हीरो के ग्रैंडफादर भी अपनी टीम के साथ फेंग क्वान की कब्र तक गए थे, क्या उस वक्त उनके पास गोल्डन आइज थी? वह भी तो बिना गोल्डन आइज के गए थे ना। इस पर हीरो बोलता है कि लेडी ऑफिसर ने सही कहा कि हमें यहाँ पर गोल्डन आइज का नहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, और वैसे भी गोल्डन आइज को पाना मेरी किस्मत थी और इसी की वजह से मेरा अपने जीवन को खोना मेरी नियति होगी। जब मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर आए तो उनके पास भी गोल्डन आइज नहीं थी, फिर भी वह फेंग क्वान की कब्र तक जाने का रास्ता कब पता लगा पाए और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर हीरो आगे बढ़ता है और एडवांस मेथड का यूज करते हुए फेंग क्वान की कब्र तक जाने वाले रास्ते का पता लगाने लगता है। यहाँ पर हीरो 5 मिनट तक पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहा होता है और अब हीरो को कैलकुलेशन करने देते हैं और हम चलते हैं दूसरी तरफ। फिर यहाँ दूसरी तरफ हमें ब्यूटीफुल लेडी के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो गुफा के दरवाजे तक पहुंच गया होता है और वहां पहुंचने के बाद अपने लोगों को बोलता है कि गुफा के दरवाजे को बम से उड़ा दो, इस बार हीरो बचना नहीं चाहिए।
यहाँ हमें फिर से अपने साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ एडवांस मैथ की कैलकुलेशन करने के बाद हीरो की तबीयत खराब होने लगती है। तभी सभी को विस्फोट की आवाज आती है और सब समझ जाते हैं कि असिस्टेंट यहाँ तक पहुंच गया है और वह किसी भी समय हम सबको यहाँ पर पकड़ लेगा। तभी हीरो आगे बढ़ता है और उसे बेस्ट फ्रेंड रोक लेता है। यहाँ पर हीरो बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि मुझे अपने डिसीजन को कंफर्म करने के लिए रास्ते में आगे बढ़ना होगा। तभी बेस्ट फ्रेंड हीरो को वहीं छोड़कर उस रास्ते में आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि जोंग रोई, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे होते हुए तुम अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकते। और यह बोलकर बेस्ट फ्रेंड अंदर की तरफ भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेस्ट फ्रेंड वापस आकर बोलता है कि मुझे रास्ता मिल गया, जल्दी से तुम सब भी चले आओ। फिर सभी बेस्ट फ्रेंड के पीछे एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्यूटीफुल लेडी वहीं पर रुक जाती है और बोलती है कि मैं असिस्टेंट को भटकाने की कोशिश करूंगी और तुम सब लोग आगे बढ़ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्यूटीफुल लेडी असिस्टेंट को भटकाने के लिए गलत रास्ते की तरफ चली जाती है। इससे पूरी गुफा में पत्थर गिर जाते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्यूटीफुल लेडी और उसका असिस्टेंट उन पत्थरों के बीच में दब जाते हैं। यहाँ हीरो उसके दोस्तों को एहसास होता है कि ब्यूटीफुल लेडी ने उन सबको बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा दी और यहाँ पर हीरो ब्यूटीफुल लेडी की बातों को याद करने लगता है। यहाँ उसे समझ में आता है कि ब्यूटीफुल लेडी जो कुछ भी कर रही थी अपने फादर के कहने पर कर रही थी और वह मुझे कभी भी चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। तभी लेडी ऑफिसर हीरो को बोलती है कि हम अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजेंगे और वह ब्यूटीफुल लेडी की लाश को खोज निकालेंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ से आगे बढ़ना होगा। फिर सभी हीरो को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट अभी मरा नहीं, इसका मतलब वो अभी जिंदा है। फिर हमें सभी को दिखाया जाता है जो गुफा में एक जगह आ जाते हैं, जहाँ लेडी ऑफिसर को गुफा की दीवार पर एक छेद दिखाई देता है और सभी एक एक करके उस छेद के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हीरो उस छेद में नहीं घुसता। तभी उसे फेंग क्वान दिखाई देता है जो हीरो को बोलता है कि तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो, अंदर जाओ और सारे सवालों के जवाब तुम्हें अंदर मिल जाएंगे। इस पर हीरो बोलता है कि यहाँ तक पहुंचने में मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त ब्यूटीफुल लेडी को भी खो दिया और वह 8 ट्राइग्राम्स वाली संरचना तुमने बनाई थी ना। इस पर फेंग क्वान जवाब देता है कि मैंने नहीं, मेरे जीवन ने। तुम्हें क्या लगा कि गोल्डन आइज पाने के बाद तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा? मुझे लगा अब तक तुम्हारे जीवन में जो दुख, दर्द और पीड़ा आई है उससे तुम जीवन के असली मतलब को समझ जाओगे, परंतु तुम अभी भी जीवन के राज को समझ नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें आज तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और यह बोलकर फेंग क्वान वहां से चला जाता है। फिर फेंग क्वान के जाने के बाद अपना हीरो उस छेद के अंदर चला जाता है। फिर हमें आर्कोलॉजिकल टीम के सदस्यों के कंकाल दिखाए जाते हैं। यहाँ एक तरफ हीरो फेंग क्वान की कब्र को देखने लग जाता है और दूसरी तरफ हमारे सभी साथी हीरो के ग्रैंडफादर के कंकाल को खोजने लग जाते हैं। यहाँ पर लेडी ऑफिसर बताती है कि मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि एक एक्सीडेंट के दौरान हीरो के ग्रैंडफादर का पेट टूट गया था और उन्होंने अपने पैर में कीलें लगवा ली थी। फिर वह सभी कंकालों के पैरों को देखते हैं, परंतु उन्हें हीरो के ग्रैंडफादर का कंकाल कहीं नहीं मिलता। फिर उन सबको एक और कंकाल दिखाई देता है, जहाँ उन्हें पता लगता है कि यह कंकाल फेंग क्वान का है और सभी हीरो के पास आ जाते हैं, जहाँ ताबूत के ढक्कन पर फेंग क्वान के जन्म और मौत की डेट लिखी होती है, जिससे उन सबको पता लगता है कि फेंग क्वान गोल्डन आइज के साइड इफेक्ट से मरा नहीं था बल्कि 102 साल तक जिया था। फिर हीरो ताबूत की दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग को देखता है, जिससे वह फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हमें फेंग क्वान को दिखाया जाता है जो भागकर अपने सेनापति के पास आ जाता है और बोलता है कि सेनापति, मुझे भूकंप के संकेत मिले हैं, हमें युद्ध को रोकना होगा, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। इस पर फेंग क्वान का सेनापति उसको डांटता है कि तुम कैसे और क्या बकवास कर रहे हो। तभी सेनापति फेंग क्वान को यहाँ से ले जाने के लिए अपने दूसरे सैनिक को बुलाता है। दूसरा सैनिक बोलता है कि सेनापति जी, आप फेंग क्वान को माफ करें, इसका ये पहला युद्ध है, इसलिए हो सकता है ये डर गया हो। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग क्वान एक सैनिक के रूप में युद्ध लड़ने के लिए खड़ा होता है जो किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने आए हैं। तभी युद्ध शुरू हो जाता है और हमें बेहतरीन युद्ध को दिखाया जाता है, जहाँ फेंग क्वान एक एक करके अपने दुश्मनों को मार रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं और 45वां एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। 46वां एपिसोड की शुरुआत में हमें युद्ध की जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी सैनिक मरे हुए होते हैं। तभी हमें फेंग क्वान को दिखाया जाता है जो होश में आकर खड़ा होता है। तभी उसके ऊपर आसमान से बिजली गिर जाती है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें फिर से हीरो को दिखाया जाता है जो सबको बताता है कि मुझे समझ में आ गया कि गोल्डन आइज मुझे कैसे प्राप्त हुई। यहाँ हीरो बताता है कि फेंग क्वान सबसे पहले उल्कापिंड की चपेट में आया और उसके बाद उसे बिजली का झटका लगा। इसका मतलब गोल्डन आइज इन दोनों की कॉम्बिनेशन से फेंग क्वान को प्राप्त हुई। और उसी प्रकार मेरे आंख में भी जेडाई का एक छोटा टुकड़ा लगा और उसके बाद मुझे भी एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा और मुझे भी गोल्डन आइज प्राप्त हो गई। यहाँ हमें फिर से फेंग क्वान को दिखाया जाता है जो होश में आता है। तभी उसकी प्यारी सी वाइफ उसके लिए पीने के लिए सूप लाती है और सूप पीने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग क्वान पहली बार अपनी गोल्डन आइज का यूज करता है और अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे गड़े हुए सोने के टुकड़ों को देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग क्वान उन गड़े हुए सोने के टुकड़ों को निकाल लेता है और यह देखकर उसकी प्यारी सी वाइफ खुश हो जाती है।
फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि देखते ही देखते फेंग क्वान गरीबी वाली जिंदगी से निकलकर अमीरी वाली जिंदगी में पहुंच जाता है, जहां वह और उसकी प्यारी सी वाइफ अच्छे और स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे होते हैं। फिर खाना खाने के बाद फेंग क्वान उठकर जा रहा होता है, तभी उसकी तबीयत खराब होती है और वह नीचे गिर जाता है। फिर हमें प्राचीन काल के बहुत बड़े और प्रसिद्ध वैद्य यानी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो फेंग क्वान को चेक कर रहा होता है। फिर वह वेद भी बताता है कि उसको भी फेंग क्वान की बीमारी समझ में नहीं आई और वह भी फेंग क्वान के लिए कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ में दिखाया जाता है कि ये बात जानकर फेंग क्वान की प्यारी सी वाइफ फूट फूट कर रोने लगती है। हमें फिर से हीरो को दिखाया जाता है, जो बताता है कि जाहिर तौर पर फेंग क्वान 102 साल तक जिया। इसका मतलब उसने गोल्डन आइज के साइड इफेक्ट्स का इलाज खोज निकाला, और उसने ये कैसे किया ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, परंतु ऐसा लगता है किसी ने उस इलाज को नष्ट कर दिया। यहाँ हीरो आगे बताता है कि मैंने हमेशा सोचा कि गोल्डन आइज के साथ मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और इसी वजह से मैं थोड़ा अहंकारी हो गया था। परंतु जब मुझे पता लगता है कि फेंग क्वान ने उल्का पिंड को सहा और आसमान से गिरने वाली भयानक बिजली को अपने शरीर पर सहन किया, और मैंने केवल उल्का पिंड से बने छोटे से जेडाई के टुकड़े और थोड़ी सी बिजली को अपने शरीर पर सहन किया, और ये बात मेरे अहंकार को खत्म कर देती है कि फेंग क्वान की गोल्डन आइज मेरी गोल्डन आइज से कितनी पावरफुल होगी, और उसने गोल्डन आइज के साइड इफेक्ट्स का इलाज खोज निकाला और एक शानदार जीवन जिया जो कि मेरी कल्पना से परे है। परंतु एक बात मुझे भी समझ में नहीं आई कि अगर फेंग क्वान का जीवन इतना शानदार और विश्वास न करने योग्य रहा तो इसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं है। क्या इस प्रकार से किसी भी वस्तु के आर पार देखने की क्षमता को वास्तव में सही माना जा सकता है? अगर मेरे पास भी गोल्डन आइज नहीं होती तो क्या मेरे लिए ये ठीक होता? चलो छोड़ो, अब हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ हमारे सभी साथी गुफा से निकलने से पहले आर्कियोलॉजिकल टीम के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हैं और गुफा में बने एक छेद से निकलकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी कोजिमा के पास मिस्टर नागा का कॉल आता है, जो हीरो से बात करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर हीरो मिस्टर नागा को अब तक की हुई सारी घटना के बारे में बताता है, और यहाँ पर हीरो मिस्टर नागा से एक रिक्वेस्ट करता है कि ब्यूटीफुल लेडी ने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा दी और मैं उसकी लाश को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता। क्या आप कुछ आदमियों को भेजकर उसकी लाश को यहाँ से निकलवा सकते हैं? इस पर मिस्टर नागा हाँ में जवाब देते हैं, और साथ ही बताते हैं कि मेरे पिताजी की डायरी में मैंने पढ़ा था कि वह यहाँ से निकलकर पास के ही बंजर बड़े गांव में गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के लिए एक छोटी सी स्मारक बनाई थी, और हो सकता है कि वहां से आपको कुछ और सबूत मिल जाए। इस पर हीरो बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से आगे उस बंजर गांव की तरफ निकलता हूँ। फिर हमें कोजिमा और बॉडीगार्ड को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ कोजिमा बोलते हैं कि मुझे अब जाना होगा, आप सब लोग अपना ध्यान रखना। तभी कोजिमा जाने लगती है, परंतु बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और अपने प्यार की निशानी के रूप में अपने गले में बंधे लॉकेट को तोड़कर कोजिमा को दे देता है। और फिर कोजिमा बॉडीगार्ड को अपने गले लगा लेती है, और यह देखकर बेस्ट फ्रेंड काफी खुश होता है। और फिर कोजिमा उन सबको छोड़कर वहां से चली जाती है और हमारा बॉडीगार्ड बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ बॉडीगार्ड कोजिमा को याद कर रहा होता है और दूसरी तरफ हमारा हीरो ब्यूटीफुल लेडी को याद कर रहा होता है। यहाँ हीरो के पास लेडी ऑफिसर आती है और उधर बॉडीगार्ड के पास बेस्ट फ्रेंड चला जाता है। यहाँ बेस्ट फ्रेंड बॉडीगार्ड को समझाता है कि कोजिमा के जाने से परेशान मत हो, एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए फिर मैं व्यक्तिगत रूप से मिस्टर नागा से कोजिमा का हाथ आपके लिए मांगूंगा और आप दोनों की धूमधाम से शादी करवाऊंगा। अभी तो मुझे तुम्हारी शादी में नागिन डांस भी करना है। फिर हमें दूसरी तरफ हीरो और लेडी ऑफिसर को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ हीरो अपने आप को ब्लेम करते हुए बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी मेरी वजह से मारी गई, मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ। तभी लेडी ऑफिसर हीरो को समझाती है कि ब्यूटीफुल लेडी की मौत का जिम्मेदार आप नहीं, उसके पिता अंकल किन है। ब्यूटीफुल लेडी बुरी औरत नहीं थी, वह तो केवल अंकल किन की गुलाम थी और उसने अब तक जो कुछ भी किया अपने पिता अंकल किन के कहने पर किया, इसलिए ब्यूटीफुल लेडी अपने पिता अंकल किन की वजह से मारी गई। इस पर हीरो बोलता है कि अब मैं आशा करता हूँ कि ब्यूटीफुल लेडी का अगला जन्म एक साधारण परिवार में हो, जहाँ पर ना कोई छल कपट हो और ना किसी को धोखा देना हो और ना ही किसी को मारना हो, बस एक साधारण सा जीवन जहाँ पर उसके पास छोटी छोटी खुशियां हो। और हीरो के इतना बोलने के बाद ये सीन यही कट जाता है। फिर सीन सब होता है और हमें अंकल किन को कॉल पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें ब्यूटीफुल लेडी की मौत की खबर मिलती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अंकल किन ब्यूटीफुल लेडी के रूम में आते हैं और उसकी बनाई गई पेंटिंग्स को देखते हैं, फिर एक फोटो को हाथ में लेकर उससे जुड़ी मेमोरीज को याद करते हैं और ये सीन यही कट जाता है। फिर हमें हमारे चारों बड़ीज को दिखाया जाता है, जो बंजर गांव में पहुंच गए होते हैं, जहाँ एक जगह आकर उन्हें वही स्मारक दिखाई देती है जो आर्कियोलॉजिकल टीम के सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर हीरो आर्कियोलॉजिकल टीम से संबंधित चीजों को वहाँ पर गाड़ना चाहता है, इसलिए उस स्मारक के नीचे हीरो खुदाई करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक डायरी होती है और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।